हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस बिल्डिंग मटेरियल्स के डिटेल लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट डिटेल में पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनी जेईई और एई एग्जाम। कोई भी जेईई और एई एग्जाम का सिलेबस इससे बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं इनटू द कन्वर्जन प्रोसेसेस, कंप्लीट कन्वर्जन प्रोसेस कर चुके हैं टिम्बर के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं कितने अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स आ सकते हैं, जिसमें से हम पढ़ चुके हैं जो डिफेक्ट्स हैं हमारे पास। डिफेक्ट्स ड्यू टू सोइंग प्रोसेस क्या होता है हमारे पास। वी हैव स्टडीड अबाउट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, जो कि हमारे पास वी कैन से कि फंगस की वजह से क्या हो सकता है, वो हमने पढ़ लिया है। नाउ वी आर इनटू दी डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग क्या होता है, ये पढ़ने वाले हैं। डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट्स कैसे होता है, ये पढ़ने वाले हैं। डिफेक्ट ड्यू टू दी नेचुरल फोर्सेस क्या होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारे पास हमारा जो ये शेड्यूल है, इस शेड्यूल को जरा आप एक बार ढंग से देख लीजिए, सो यू गेट द आइडिया अबाउट कि आपके पास कैसे आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर होने वाला है, कैसे कवर हो रहा है, कैसे अलग अलग टॉपिक्स आपके पास, अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो आपके पास डेली मंडे टू फ्राइडे आपके लिए कंडक्ट कराए जा रहे हैं डायरेक्टली ऑन यूट्यूब, जिसमें कि कंप्लीट सिलेबस कवर हो रहा है। और साथ ही साथ हर सैटरडे को डाउट डिस्कशन सेशंस आर कंडक्टेड, जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उसके डाउट भी सॉल्व कराए जाते हैं, और लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी कराई जाती है हर अलग अलग सब्जेक्ट, चैप्टर और टॉपिक वाइज। इससे ज्यादा डिटेल में कहीं पर कुछ नहीं मिलने वाला। मैराथन सेशन इज बीइंग कंडक्टेड एवरी संडे फॉर द नियर कमिंग एग्जाम्स। कैसे हम जो है वो उनको लेकर चलते हैं। सो दिस इज सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मी। और बढ़ते हैं फिर आज के लेक्चर में। डिफेक्ट ड्यू टू द वेरी फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज सीजनिंग। सीजनिंग के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, यू नो एवरीथिंग अबाउट सीजनिंग। और सीजनिंग के बारे में क्या जानते हो कि किसी भी लकड़ी के अंदर जब उसकी कटाई की जाती है तो उसमें काफी सारा मॉइस्चर होता है। जब तक उस मॉइस्चर को निकालेंगे नहीं, वो लकड़ी यूज करने लायक बनेगी नहीं। उस मॉइस्चर को निकालने के लिए कराई जाती है सीजनिंग। मॉइस्चर रिमूवल को ही कहते हैं सीजनिंग। और सीजनिंग कराते वक्त देयर आर सिचुएशंस, अगर सीजनिंग अनइवन हो गई तो, सीजनिंग अगर नॉन यूनिफॉर्म हुई तो, कहीं पर ज्यादा हुई कहीं पर कम हो गई तो, इन सब कारणों से हमारे लकड़ी के अंदर कई सारे डिफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। उन्हीं डिफेक्ट को कहा जाता है डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग। तो हमारे पास ड्यूरिंग सीजनिंग देयर कैन बी वेरियस कंडीशंस व्हेन यूनिफॉर्म सीजनिंग इज नॉट अचीव्ड एंड टिम्बर अचीव्स वेरियस डिफेक्ट एट डिफरेंट लोकेशंस, रेफर्ड एज डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग। सबसे पहला डिफेक्ट देखते हैं, व्हिच इज रेफर्ड एज कप। जैसा कि आप इस लकड़ी के पीस को देख रहे हैं, ये लकड़ी का पीस एकदम स्ट्रेट होना चाहिए था, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए था यहां से। लेकिन अगर सीजनिंग करते वक्त कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई, सीजनिंग करते वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई कि ये इसका हो जाता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन, दिस इज रेफर्ड एज इट्स ट्रांसवर्स डायरेक्शन एंड दिस इज रेफर्ड एज इट्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो ये है इसका ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स डायरेक्शन, और ये है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। तो किसी भी पीस ऑफ वुड का लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन के अबाउट बेंड होना या ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग बेंड होना कहलाता है आपके पास कप डिफेक्ट। व्हेन बेंडिंग अकर्स इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, व्हेन बेंडिंग अकर्स इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, या फिर इसको कहा सकता है और अबाउट लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। क्या कहेंगे इसको, विल बी रेफर्ड एज कप डिफेक्ट। एक कप जैसा हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे कहेंगे कप। लेकिन अगर ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अबाउट, अगर ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अबाउट अगर हमारे पास ये ऐसा है, अगर ये ऐसा हो गया तो, अगर ये ऐसा हो गया तो अब हमारे पास ये डिफेक्ट कहलाएगा रेफर्ड एज बो। हमारे पास ये इस तरह से अगर हो जाता है तो ये एक धनुष की तरह लग रहा है, धनुष की तरह लग रहा है, जैसे इसको यहां से पकड़ के ऐसे खींच के धनुष चलाया जा सकता है। वैसे ही हमारे पास इसको नाम दिया जाता है बो। तो कर्वेचर या बेंडिंग फॉर्म्ड इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बेंडिंग अगर फॉर्म हो जाए या ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट बेंडिंग फॉर्म हो जाए, इसे कहा जाता है
बो डिफेक्ट। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सीजनिंग करते वक्त हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जा रही है जिस कारण से ऐसे डिफेक्ट आ जाते हैं, तो दे आर रेफर्ड एज बेसिकली द कप एंड बो डिफेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे पास अनदर टाइप ऑफ डिफेक्ट इज ट्विस्ट एंड वार्प। ट्विस्टिंग और वार्पिंग का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। अगर आपने इस लकड़ी के पीस को पकड़कर, इस लकड़ी पीस को पकड़कर इसको अगर नीचे बेंड कर दिया, इसको इसे ऊपर उठा दिया, तो ऐसे केस में व्हाट इज हैपनिंग इज, यहां से आपने इसको यूं किया और यहां से आपने इसको यूं किया, तो ये अलग अलग प्लेन में अगर हमारे पास बेंड हो जाते हैं तो हमारे पास ये जो शेप कहलाता है, दिस इज रेफर्ड एज डिस्टोर्शन। तो डिस्टोर्शन ऑफ द शेप ऑफ टिम्बर इन डिफरेंट प्लेन्स अपसाइड एंड डाउनसाइड, वो कहलाता है ट्विस्टिंग। और वार्पिंग का मतलब डिस्टोर्शन ऑफ द शेप ऑफ टिम्बर इन सेम प्लेन। अगर हमारे पास ये ऐसा हो जाता, अगर हमारे पास ये ऐसा हो जाता, तो इसे हम क्या कहते हैं, हमारे लिए वार्प कहते। इफ इट वुड हैव बीन दिस मच लाइक दिस, तो इसे वार्प कहते। लेकिन ये अलग अलग प्लेन में ट्विस्ट हो गया, तो इसे क्या कह दिया हमने, ट्विस्टिंग कह दिया। तो ट्विस्टिंग और वार्पिंग भी किस कारण से है, लकड़ी में अपने आप आ जाता है। तुम खुद चेक कर लो, इमेजिन कर लो सिचुएशन को कि आपने कोई दरवाजा है बना रखा है और दरवाजे का आपने ऊपर का हिस्सा जो है वो आपने जो है वो हिंज के थ्रू जो है वो उसे पैक कर दिया। लकड़ी में बहुत सारा मॉइस्चर लग रहा है, बहुत सारा मॉइस्चर लग रहा है, बहुत सारा मॉइस्चर लग रहा है कहीं से। तो जो हिस्सा खुला हुआ है, जो हिस्सा पैक्ड नहीं है, वहां से लकड़ी फूलना चालू कर सकती है और शेप जिसका चेंज हो सकता है। तो मॉइस्चर के रिमूवल या ऑब्टेन होने से, मॉइस्चर के एब्जॉर्ब कर लेने से या रिमूव हो जाने से लकड़ी के अंदर श्रिंकेज और एक्सपल्शन, श्रिंकेज और हमारे पास एक्सपांशन की कंडीशन बन जाती है, जिस कारण से लकड़ी के अंदर शेप में चेंजेस आना चालू होते हैं। तो अगर आपके पास शेप में चेंज आ रहा है, अगर आपके शेप में चेंज आ रहा है इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, कप कहलाएगा। इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, बो कहलाएगा। अगर अलग अलग प्लेन में चला जाता है तो ट्विस्ट, और सेम प्लेन में हमारे पास जो डिस्टॉर्शन होता है शेप का, उसे कहते हैं वार्प। तो ये चार तरह के हमारे पास डिफेक्ट हैं। अगर बात करें, अगला एक रेफर्ड है हमारे पास हनी कॉम्बिंग। हनी कॉम्बिंग में क्या दिखाई दे रहा है, हनी कॉम्ब देखा है ना, मधुमक्खी का छत्ता देखा है, बारीक बारीक से छेद होते हैं, सेम एग्जैक्टली वैसा बारीक बारीक से छेद बन जाना और हमारे पास अंदर तरफ आते हुए हमारे सर्कुलर या हमारे पास रेडियल डायरेक्शन के ऐसे क्रैक बन जाना कहलाता है हनी कॉम्बिंग। तो हमारे पास क्रैक्स और द सर्कल फॉर्म्ड इन द टिम्बर सरफेस ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग, ड्यू टू स्ट्रेस डेवलपिंग ड्यूरिंग ड्राइंग। स्ट्रेस जब डेवलप होता है ड्राइंग के टाइम पे, तो श्रिंकेज स्ट्रेस डेवलप होगा, जिस कारण से लकड़ी श्रिंक करना चाहती है, लेकिन फाइबर इनके साथ जुड़े होते हैं, वो धीरे धीरे श्रिंक करना चाहती है, लेकिन फाइबर जुड़े होते हैं, अचानक से क्रैक करेगा, फाइबर सेपरेट आउट हो जाएंगे, क्रैक देखने को मिल जाएगा, इज रेफर्ड एज हनी कॉम्बिंग। तो बारीक बारीक सर्कल भी होते हैं हमारे पास। रेडियल एंड सर्कुलर क्रैक्स डेवलप्ड इन इंटीरियर पोर्शन ऑफ द टिम्बर, टिम्बर के इंटीरियर पोर्शन में रेडियल और सर्कुलर क्रैक देखने को मिल जाते हैं, वो भी हमारे लिए हनी कॉम्बिंग को इंडिकेट करता है। तो किस कारण से हो रहा है ये, ड्यू टू, एग्जाम में सवाल पूछेगा अगर ड्राइंग के दौरान स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं तो किस तरह का डिफेक्ट मिलेगा, तो वो कहला रहा है हनी कॉम्बिंग। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अनदर वन इज कोलैप्स। लकड़ी का पीस जरा इमेजिन करिएगा, लकड़ी का पीस, ये जो डैश वाली लाइन है, ऐसा हमने बनाया था पहले काट के, फिर सीजनिंग करने गए, लकड़ी का कुछ हिस्सा ज्यादा सीजन हो गया और कहीं पर सीजनिंग प्रॉपर हो ही नहीं पाई, तो कहीं पर पिचका हुआ लगता है और कहीं पर फूला हुआ लगता है। ऐसे टाइप के डिफेक्ट को कहा जाता है कोलैप्स। इफ सेक्शन टिम्बर फ्लैटन्स, फ्लैटन मतलब चिपक जा, फ्लैटन मतलब पिचक जाना। अगर हमारे पास टिम्बर सेक्शन पिचक जाता है, कहीं से ऐसा लगता है, इफ श्रिंकेज इज अनइवन, कहीं से ज्यादा हो गई कहीं से कम हुई, टिम्बर विल स्वेल फ्रॉम वन लोकेशन एंड फ्लैटन फ्रॉम, एक लोकेशन से फुला हुआ लगेगा, एक लोकेशन से पिचका हुआ लगेगा। ऐसे टाइप के डिफेक्ट को कहा जाता है हमारे पास कोलैप्स। ये भी किस कारण से, सिर्फ और सिर्फ सीजनिंग के कारण से। ठीक है, अगर अनइवन या फिर हमारे पास प्रॉपरली नहीं हो पाई तो। अगर बात करें, अनदर वन इज केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग के अंदर क्या विचार करना है हमें, इफ आई से कि हमारे पास ये मान लेते हैं अलग अलग पीस ऑफ वुड रखे हुए हैं, अलग अलग पीस ऑफ वुड रखे हुए हैं। इमेजिन करना सिचुएशन को, जैसे कि तुम खुद ही इमेजिन कर लो, बारिश के मौसम में मान लो तुमने तुम्हारे घर की कोई खिड़की खुली रख दी और खिड़की के पास ही तुम्हारे पास कोई एक टेबल चेयर है जहां पर तुम्हारी कॉपी बुक्स जो है वो रखी हुई है। इन कॉपी बुक्स की एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो है वो पाइलअप्ड है। अब मान लो बारिश में खिड़की खुली रखी, बाहर से कई सारा मॉइस्चर आएगा, सबसे ज्यादा वो लगेगा कहां पर,
जो सबसे टॉप मोस्ट रखी हुई आपकी नोटबुक है उसके ऊपर कुछ पन्ने खुल जाएंगे, उनमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर लग जाएगी, फिर मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। नीचे की कॉपी पे इफेक्ट सबसे कम पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्या हो रहा है, जितने ज्यादा नीचे दबी हुई है उसमें हमारे आसपास के इफेक्ट उस पर सबसे कम फील होंगे। सेम उसी तरह जो सबसे टॉप मोस्ट पे रखी हुई कॉपी किताब है हमारे पास, वहां पर हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके जब पेजेस आप देखोगे तो पेजेस आपको डिस्टॉर्टेड दिखाई देंगे। क्यों, एटमॉस्फेयर से उन्होंने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, पन्ने उड़ते रहे हवा में और वापस लग गए। अब कॉपी तुम्हें एक बिल्कुल प्लेन पेजेस जैसी नहीं दिखाई देगी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। सेम केस हार्डनिंग के साथ भी जब हम ड्राइंग करने जाते हैं तो ड्राइंग करते वक्त हमारे पास सिचुएशन ये डेवलप होती है कि जब पाइल्ड अप वुड रहता है ना, तो उसमें से जो नीचे दबा हुआ पीस ऑफ वुड है उसके अंदर वैसा सीजनिंग नहीं हो पाता जैसा टॉप सेक्शन में हो पाता है। तो ऐसे में हमारे पास हर सेक्शन के अंदर अलग अलग तरह की सीजनिंग देखने को मिलती है। कहीं पर ज्यादा श्रिंक कर जाता है तो कहीं पर हमारे पास जो है वो श्रिंक ही नहीं कर रहा, कहीं पर हमारे पास सीजनिंग का इफेक्ट ही नहीं जा पा रहा। ऐसे में हमारे पास एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ टिम्बर ड्राइंग रैपिडली ड्यूरिंग कील सीजनिंग। एक्सपोज सरफेस किसकी बात कर रहा हूं, जैसे अभी कॉपी की बात करी थी वैसी बात यहां पर कर रहा हूं। एक्सपोज सरफेस ऑफ टिम्बर ड्राइंग रैपिडली, तेजी से ड्राई करता है। क्यों, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है। तुमने भट्टी में डाला, नीचे की लकड़ी तो दबी रह गई, ऊपर की लकड़ी से तुरंत मॉइस्चर निकलना चालू हो गया। When some part of timber experiences more seasoning means more drying means more contraction, तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं। Some part with less seasoning means less drying means less expansion, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ऐसा होने पर जैसे कि तुम्हें यहां पर दिखाई दे रहा है, अगर ये इस तरफ बेंड कर गया, इस तरफ बेंड कर गया, तो ये वाला हिस्सा जो है वो हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगे। ऐसे में हमारे पास यहाँ पर ये एक्सपांड करना जाएगा तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। अलग अलग तरीके से हमारे पास यहां पर जो है वो स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो है हमारे पास, जब हमारे पास किस तरह से जो बाहरी वाला हिस्सा है वो हमारे पास ज्यादा बेहतर तरीके से क्या हो जाता है, हमारे पास ज्यादा बेहतर तरीके से सीजन हो पाता है, अंदरूनी हिस्सा इतने अच्छे से नहीं हो पाता, तो अलग अलग तरह के स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं। ऐसे टाइप के डिफेक्ट को कहा जाता है हमारे पास केस हार्डनिंग। जैसे यहां देख रहे हो तो यहां भी केस हार्डनिंग का एग्जाम्पल है, ये भी केस हार्डनिंग का एग्जाम्पल है। ये वाला हमारे पास केस हार्डनिंग नहीं है। ये तीनों पीस ऑफ वुड इमेजिन करिएगा, ये तीनों पीस ऑफ वुड इसके अंदर से काट के निकाले गए। ये वाला अलग ऊपर का, ये वाला अलग नीचे का, और ये वाला हमारे पास सेंटर में मान लीजिए आप। तो जिसमें इफेक्ट नहीं पहुंचता वहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, जहां पर ज्यादा इफेक्ट पहुंचेगा वहां पर इस तरह की हमारे पास जो है वो ड्राइंग देखने को या फिर इस तरह की हमारे पास डिस्टोर्शन देखने को मिलेगी। क्या कहा जाता है उसे, रेफर्ड एज केस हार्डनिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव, अगर हम बात करें हमारे पास चेक्स की, तो चेक्स का मतलब होता है कि आपके पास आपके पीस ऑफ वुड के अंदर ये जो क्रैक डेवलप हो जाते हैं, जो कुछ दूरी तक चलते हुए दिखाई देते हैं, कुछ दूरी तक चलते हुए दिखाई देते हैं, इन्हें कहा जाता है चेक्स। तो दीज आर द क्रैक्स विच आर नॉट रेडियल एंड अकर इन द इनर रीजन, जो सिर्फ इनर रीजन में देखने को मिलते हैं और रेडियल नहीं होते। ठीक है, स्मॉल लेंथ क्रैक्स ड्यूरिंग सीजनिंग, जो छोटी लेंथ के क्रैक्स होते हैं सीजनिंग के दौरान, कि लकड़ी सूखना चाह रही है, फाइबर जो है वो धीरे धीरे अपने बॉन्ड छोड़ेंगे जो कि उनके मॉइस्चर की वजह से है, और जैसे ही वो मॉइस्चर खत्म हो जाएगा वो फाइबर सेपरेट आउट हो जाएंगे, और सेपरेट आउट हुए तो छोटा सा क्रैक देखने को मिल जाएगा। हमारे पास इसी को कहा जाता है चेक्स। सेपरेट फाइबर्स ऑफ वुड बट नॉट एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड टू अनदर, यहां से लेके पूरी लकड़ी भर में नहीं रहेंगे, कुछ ही लेंथ तक रहते हैं, इन्हें कहा जाता है चेक्स। एक और भी तरीका है चेक्स को समझने का, चेक्स का ही एडवांस वर्जन है, कहलाता है जो कि हमारे पास एंड स्प्लिट। क्या होता है एंड स्प्लिट के अंदर, लकड़ी जो है एक तरफ से क्रैक करना चालू करती है तो दूसरी एंड तक क्रैक करती चली जाती है, क्रैक करना चालू करी दूसरे एंड तक क्रैक करती चलेगी, उसे कहते हैं एंड स्प्लिट। तो दीज आर द क्रैक्स विच एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक एंड से दूसरे एंड तक फैल जाते हैं, ऐसे चेक को कहा जाता है, ऐसे क्रैक को कहा जाता है एंड स्प्लिट। ठीक है, बात करते हैं आगे। अगले हमारे पास जो डिफेक्ट्स हैं, दीज आर द डिफेक्ट्स ड्यू टू द इंसेक्ट्स। सर इंसेक्ट से कैसे डिफेक्ट होगा, या देखो इंसेक्ट मतलब सारे इंसेक्ट इमेजिन नहीं करना है, देयर आर फ्यू इंसेक्ट जिनकी वजह से हमारे पास डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है, जो कि लकड़ी पर अपने आप को निर्भर रखते हैं। मक्खियां वगैरह मत इमेजिन करना, हमारे पास हमारी दीमक जिसे टर्माइट कहा जाता है, टर्माइट कह लो या बीटल्स कह लो, दोनों दीमक ही होती हैं। और एक होती है हमारे पास जिसे कहा जाता है मरीन बोरर्स। अलग अलग तरह के कीड़े हैं
जो लकड़ी के ऊपर अपने आप को जीवित रख पाते हैं या लकड़ी पर फीड करते हैं, मतलब लकड़ी उनके लिए खाना बन जाता है। तो ऐसे टाइप की अगर कीड़े लकड़ी में लग जाए तो लकड़ी को खोखला कर देते हैं, तो इनकी वजह से होने वाले डिफेक्ट को लकड़ी के अंदर कहा जाता है डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट। तो हमारे पास इंसेक्ट मे ग्रो इन आइदर द स्टैंडिंग टिम्बर और अदर फॉर्म्स ऑफ टिम्बर एंड मे लीड टू डिके ऑफ टिम्बर। कभी कभी आपने जो जीवित पेड़ होता है उसके अंदर भी कई तरह के कीड़े आपने लगे हुए देखे होंगे, जो चलते रहते लकड़ी के ऊपर, कहीं से लकड़ी के अंदर एंटर कर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। तो या फिर जब लकड़ी काट के आपने अपने घर में रख ली तब भी आपके पास जो है उसके अंदर कीड़े लगने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे टाइप के इंसेक्ट की वजह से हमारे लकड़ी के अंदर सड़न पैदा हो सकती है, लकड़ी अंदर से खराब हो सकती है। इंसेक्ट्स कैन बी बीटल्स, टर्माइट्स या मरीन बोरर्स, कुछ भी कह सकते हैं। देयर इज ओनली वन ट्री विच हैज नेचुरल टर्माइट प्रूफ, जो कि टीक है आपके पास, जो सागौन की लकड़ी होती है जिसे हम कहते हैं। तो सागौन की लकड़ी जो है वो हमारे पास टर्माइट प्रूफ, मतलब दीमक लगती नहीं उसके अंदर, ये उसकी नेचुरल कंडीशंस है। आगे भी पढ़ेंगे टीक के बारे में, सागौन के बारे में, कि भाई ये लकड़ी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। हमारे पास सबसे पहले डिफेक्ट को देखते हैं विच इज रेफर्ड एज, या तो बीटल्स कह लो या टर्माइट कह लो, दोनों एक जैसे हैं, दिखाई कुछ इस प्रकार देते हैं। मैंने बहुत ज्यादा आपको इसे क्या करके दिया है, जूम करके दिया है, इमेज बहुत ज्यादा जूम करके दी है, क्योंकि मुझे आपको दिखानी थी कि दीमक को व्हाइट एंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सफेद सफेद दिखाई देती है। दे समवॉट लुक व्हाइट इन कलर, बहुत छोटी होती है, लेकिन ये लकड़ी को अंदर से पूरा खोखला कर देती है। अच्छा, बाहर से दिखाई नहीं देगा आपको, बाहर से लकड़ी एकदम क्लीन दिखाई देगी, अंदर ही अंदर लकड़ी को ये खाते चली जाती है और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। हमारे पास हम हमारे टर्माइट्स को ही, दीमक को ही, व्हाइट एंड्स को ही बीटल्स भी कहते हैं। क्या करती है ये? दे फॉर्म पिनहोल्स ऑफ लेस देन 2 mm, लकड़ी के अंदर ये बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक छेद कर देते हैं। आपको लगेगा नहीं कि लकड़ी अंदर से पूरी खोखली है, आपको लगेगा सिर्फ बारीक बारीक से छेद है। एक आप मान के लीजिए सुई से आप जो छेद कर देते हो, वैसे कुछ छेद आप इमेजिन कर लीजिए कि लकड़ी में ऐसे कुछ छेद दिखाई देंगे इनकी वजह से। ये एक बार लकड़ी में एंटर कर गए, अब इसके बाद ये ग्रो करते हैं कॉलोनीज के फॉर्म में। ठीक है, ये ग्रो करते हैं कॉलोनीज के फॉर्म में, लाखों की संख्या में होते हैं और अंदर ही अंदर से लकड़ी को तुरंत खाते चले जाते हैं। रैपिड डिके करते हैं, कन्वर्ट इनटू पाउडर फ्रॉम इनसाइड ओनली, अपीयर ग्रूड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से अच्छे दिखते हैं। बीटल्स जो होते हैं वो हमारे पास जितने भी टेम्परेट रीजन होते हैं वहां पर पाए जाते हैं, और बीटल्स की ही फैमिली से टर्माइट होते हैं जो जनरली ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाए जाते हैं। हमारे पास वेरी फास्ट ईटिंग फ्रॉम इनसाइड ओनली, अंदर से ही खोखला करते हैं, बाहर नहीं दिखते। बाहर लकड़ी साफ दिखाई देगी, खाते खाते अंदर ही खाते रहेंगे, अंदर खाते जाएंगे, जैसे सरफेस तक आएंगे इन्हें पता चलेगा अच्छा सरफेस तक आ गए, वापस अंदर चले जाएंगे, दूसरी डायरेक्शन में खाना चालू कर देंगे, लकड़ी को पूरा खोखला कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो हमें इनसे बचाना होता है, टर्माइट बीटल से। और एक होता है हमारे पास विच इज रेफर्ड एज मरीन बोरर्स। क्या होते हैं मरीन बोरर्स? पिछले वाले छेद को देखो और इन छेदों को देखो, दोनों में डिफरेंस है। इसमें छेदों की साइज बड़ी बड़ी है। क्या होता है, जब भी कोई लकड़ी किसी दलदली इलाके या किसी सी एरिया के पास होती है तो वहां पर एक कीड़ा पाया जाता है जिसे कहते हैं मरीन बोरर। मरीन नाम से कुछ समझ में आ रहा है कि मरीन के अंदर हमारे पास जो है वो एक कीड़ा है जो लकड़ी के अंदर अपने आप को जगह देने के लिए लकड़ी को पहले इस तरीके से खाता है, छेद करता है, बड़े बड़े छेद करता ताकि उसके अंदर वो रह सके, सिर्फ शेल्टर के लिए। लकड़ी उसके लिए खाना नहीं है, दीमक के लिए लकड़ी खाना है, लेकिन मरीन बोरर के लिए खाना नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े छेद कर देगा, उसके अंदर काफी सारे मरीन बोरर सरवाइव कर पाते हैं और जीते किसी और चीज के ऊपर है। तो इनकी वजह से दिखने वाले छेद बड़े बड़े दिखाई देते हैं। जनरली प्रेजेंट इन सॉल्ट वाटर, नॉट इट वुड बट फॉर शेल्टर, डायमीटर ऑफ दिस होल इज 25 से 60 mm, बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। टिम्बर लूजेस कलर एंड स्ट्रेंथ, भाई लकड़ी जो है वो इसमें अब क्या बचेगी, जैसे मुक्का मारोगे लकड़ी जो है वो बिखरना चालू कर देगी, इतने बड़े बड़े छेद कर दिए, लकड़ी की स्ट्रेंथ ही नहीं बचेगी। तो ये 3 तरह के हमारे पास कीड़े पाए जाते हैं जो कि हमारी लकड़ी को बर्बाद कर सकते हैं। तो डिफेक्ट किसकी वजह से हो सकता है? मरीन बोरर्स, बीटल्स, या हमारे वी कैन से द टर्माइट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव। तो ये था हमारे पास हमारा डिफेक्ट ड्यू टू दी सीजनिंग एंड ड्यू टू इंसेक्ट्स।
चलिए बढ़ते हैं आगे। डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। व्हाट डज डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस मीन? क्या मतलब होता है इसका? बात बड़ी सिंपल सी है कि जब हम ट्री को ग्रो करते हुए देखते हैं तो ट्री ग्रो करते करते सालों ले लेता है, इट टेक्स ईयर्स। और जितने सालों में ट्री ग्रो किया है, नेचर में ऐसी कई सारी कंडीशन बनी तो होगी जो आपके पेड़ को एकदम झकझोर देती है। और ऐसी सिचुएशन में वो ट्री दो चीजें ऑब्जर्व कर सकता है, या तो खतरनाक अगर कंडीशन आई तो खुद गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, या फिर एक्सट्रीम सिचुएशन तक उन फोर्सेस को झेलता रहेगा, उन कंडीशन को झेलता रहेगा, और आखिरी में जाकर उस पेड़ की लकड़ी जब आप काट कर देखोगे तो लकड़ी आपको पता चलेगी कि लकड़ी में इतने ज्यादा डिफेक्ट आ गए हैं नेचुरल कंडीशंस की वजह से कि वे लकड़ी काम में नहीं आ सकती। तो नेचुरल कंडीशन ऐसी क्या क्या हो सकती है भाई? बचपन में जैसे मान लो कोई ट्री ग्रो कर रहा है, अब ट्री के फाइबर्स हैं धीरे धीरे ग्रो करते हैं, अगर कुछ गलती से कुछ ऐसा हो गया कि भाई प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो फाइबर्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, ट्री की अच्छी हेल्थ नहीं रहेगी, ऐसा हो सकता है। कभी कभी मौसम ऐसे आते हैं कि भाई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गर्मी हो जाती है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बारिश हो जाती है, पेड़ लंबे समय तक गीले पड़े हुए हैं, उनकी वजह से दिक्कत आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारे पास इतनी तेज तेज हवाएं चल रही हैं कि पेड़ जो है वो पूरी तरीके से लहरा जाते हैं, कई सारे फाइबर्स क्रैक कर जाते हैं, वो भी डिफेक्टिव कैटेगरी में आ जाते हैं। तो कई बार होता है कि पानी नहीं मिल रहा है, पौधे को सूखता चला जा रहा है, क्रैक आते चले जा रहे हैं, कई सारी ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिस कारण से लकड़ी के अंदर डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं। तो हमारे पास यहां पर क्या क्या माना जा सकता है? द ट्री ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ ग्रोइंग स्टेज में सफर वेरियस डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल कंडीशंस, जैसे कि इनअप्रोप्रिएट ग्रोथ, जब वो ग्रो कर रहा होता तब इतने अच्छे तरीके से वहां पर कंडीशन नहीं मिली, इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, तेज हवाएं, एक्सेसिव सनलाइट और फ्रॉस्ट कंडीशन, मतलब बर्फ वाली सिचुएशन और सनलाइट वाली सिचुएशन, लाइटनिंग, पेड़ पे गिर जाए अगर कोई बिजली, या एसिड रेन, सब चीजें लकड़ी को खराब कर देती है। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास हर तरह के डिफेक्ट को अलग अलग तरह से समझा जा सकता है। एक कहलाता है बर्ल। अब क्या दिखाई दे रहा है बर्ल के अंदर? आपके पास अगर मान लो कि ये लकड़ी के फाइबर्स ही हैं जो शायद इरेगुलर प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं, ग्रो करना चाहते थे लेकिन ग्रो नहीं कर पाए, और हमारे पास ऐसी सिचुएशन क्यों डेवलप हुई? क्योंकि हो सकता है बचपन में कुछ ऐसा हुआ हो कि लकड़ी के ऊपर कुछ ऐसे इंपैक्ट पड़ गए हो कि जिसकी वजह से वो फाइबर्स अब ग्रो करना भी चाहे तो वहीं के वहीं जो है घूम जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, या ब्रेक हो जाते हैं, कुछ भी ऐसा हो जाता है। ऐसे तरह के डिफेक्ट की वजह से लकड़ी के अंदर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो इन्हीं को कहा जाता है एक्सक्रीसेंसेस। क्या कहते हैं इनको? एक्सक्रीसेंसेस। फॉर्म्ड ऑन द ट्री विच हैज रिसीव्ड शॉक और इंजुरी इन इट्स यंग एज। कोई भी इंजुरी वगैरह कुछ भी शॉक हो गया तो उसकी वजह से हमारे पास फाइबर्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, फाइबर्स जो है वो इरेगुलर ग्रोथ देखने को मिलती है। ग्रोथ ऑफ द ट्री गेट्स अपसेट एंड इरेगुलर प्रोजेक्शंस अकर ओवर द सरफेस। ऐसे टाइप के डिफेक्ट को कहा जाता है बर्ल। ऐसा ही एक और डिफेक्ट भी होता है जिसे हम कहते हैं हमारे रिंड गाल। रिंड गाल का, रिंड का मतलब क्या होता है? बार्क। रिंड का मतलब होता है बार्क, और गाल का मतलब होता है इरेगुलर प्रोजेक्शन। तो लकड़ी अंदर से तो बढ़िया है, सिर्फ बाहरी इलाके में आपके पास जो है वो क्या हो गया, छाल वाले इलाके में कुछ इरेगुलर प्रोजेक्शन आकर आ गए। छाल वाले इलाके में अगर इरेगुलर प्रोजेक्शन आ गए तो ऐसे तरह के डिफेक्ट को कहा जाता है क्या? हमारे पास रिंड गाल। समटाइम्स ऑल्सो अकर्स व्हेन ब्रांचेस आर इम्प्रॉपरली कट ऑफ। जैसे कि यहां पर देखो आप, अगर यहां से कोई ब्रांचेस निकल रही होगी, बहुत सारी छोटी छोटी टहनियां, कुछ भी ऐसा निकल रहा होगा, अगर वो गलती से किसी कारणवश नेचुरल कंडीशन में किसी पेड़ के टकराने से या कुछ तरीके से गिर जाती है, तो फिर वहां के फाइबर्स जो है वो अब आगे ग्रो नहीं कर पा रहे, वहीं के वहीं जो है वो हार्डन होते चले जाते हैं। तो ऐसे टाइप के डिफेक्ट को क्या कहा जाता है? रिंड गाल कहा जाता है। और अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट एट द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस। ग्रो तो करना चाह रही लेकिन ग्रो नहीं कर पा रही, क्या कहते हैं इसी को? रिंड गाल कहते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द डिफेक्ट दैट वी हैव। हमारे पास अगला डिफेक्ट है, कहलाता है ट्विस्टेड फाइबर। क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर? इसके जो फाइबर्स हैं वो घूम चुके हैं। क्यों घूमे होंगे यार? सिंपल सी बात है, कोई पेड़ है और पेड़ ग्रो किया है, तेज हवाएं चल रही हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक तरफ बहुत सारी टहनियां होती है,
एक तरफ टहनियां ज्यादा नहीं है, तो हवाओं के इफेक्ट में ये इधर घूमना चालू होता है। अब यहां पर ज्यादा टहनियां हैं, ज्यादा पत्तियां हैं, तो ये इधर जो है वो घूमेगा। घूमेगा तो पूरा का पूरा जो ट्री है उसके फाइबर जो है वो कंटिन्यूसली घूमना चालू कर देंगे, और घूमते 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 फिर सालों सालों में हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास ट्विस्टिंग देखने को मिल सकती है हमारे पूरे ट्री के अंदर। तो ये जो हमारे पास ट्विस्टिंग देखने को मिलती है, इसे कहते हैं ट्विस्टिंग ऑफ फाइबर्स टेक्स प्लेस। क्या कहलाता है इसी को, और क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज वेंडरिंग हार्ट्स। ऑल्सो नोन एज वेंडरिंग हार्ट्स, मतलब ट्री को काट के देखोगे तो अंदर से आपको जो हार्ट वाला रीजन है, जो हार्ट वाला रीजन वो ऐसा घूमता हुआ दिखाई देगा। तो इसे कहते हैं वेंडरिंग हार्ट। वेंडरिंग मतलब इधर उधर घूमता हुआ, ठीक है। कैसे अगर करेगा, अकर्स ड्यू टू फास्ट ब्लोइंग विंड व्हेन इट्स यंग। जब ये यंग होता है तो पूरा का पूरा ट्री अंदर से नरम होता है, उस पर जब आप कोई इफेक्ट डालोगे तो वो जरूर उस चीज को ऑब्जर्व करता चला जाएगा, ऑब्जर्व जो है एब्जॉर्ब करता चला जाएगा, और उसका इफेक्ट हमें जो है वो जब लकड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी तब देखने को मिलेगा। हमारे पास इसकी वजह से हमारे पास दिस ट्री कैन नॉट प्रोड्यूस गुड क्वालिटी timber, but such timber can be used as pole or post। पोल या पोस्ट मतलब एज इट इज, पूरा का पूरा पीस ऑफ वुड एज इट इज यूज किया जा सकता है, लेकिन इसमें से काट के कुछ बनाने जाएंगे तो वो हमेशा हमारे पास जो है वो एक डिस्टॉर्टेड शेप ही निकाल कर देगा, जिसकी स्ट्रेंथ वगैरह कुछ अच्छी नहीं दिखेगी। तो हमारे पास ट्विस्टेड फाइबर वाला जो डिफेक्ट है वो नेचुरल कंडीशन की वजह से आता है, और ऐसी लकड़ी को हम अच्छे काम में नहीं, लेकिन हाँ पोल या पोस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। अनदर डिफेक्ट दैट वी हैव इज कैलस। क्या समझ में आ रहा है यहां पर, कभी हमारे पास यहां पर हो सकता है कोई टहनी रही होगी, और वो टहनी जब गिर जाए उसके बाद इस जगह पर जब नई लेयर्स ग्रो करना चालू करे तो जो न्यू स्किन टाइप हमारे पास निकल कर आता है उसी को बेसिकली कहते हैं कैलस। हमारे पास वो जो ग्रो करना चाह रहा है अब वो ग्रो नहीं कर पा रहा, लेकिन वो इकट्ठा होते चले जा रहा है, और इकट्ठा होते चला है तो उसे कहते हैं हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ दी फाइबर्स हमारे पास। तो किसी चीज का इकट्ठा होना हमारे पास कहलाता है कैलस। सॉफ्ट स्किन और टिश्यू कवर्स दी वुड। जब ये इंजुरी होती है कोई टहनी वगैरह गिरने से तो जो सॉफ्ट टिश्यूज आकर इसको कवर करना चालू करते हैं और फिर वो वहीं पर ग्रो करते चले जाते हैं, उसी को कहते हैं कैलस। तो हमारे पास व्हेन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री फॉल्स और इंजुरी अकर्स ओवर ट्री न्यू स्किन ग्रो, जो न्यू स्किन जो दिख रही है हमारे पास वही जो हमारे पास डिफेक्ट यहां पर दिखाई दे रहा है ट्री के अंदर, उसी को कहते हैं हमारे पास कैलस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे पास अनदर डिफेक्ट दैट वी हैव इज द कोर्स ग्रेन। अब इस लकड़ी के अंदर आप देखो जैसे जैसे दूर जा रहे हो तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी ये जो रिंग्स हैं ये बहुत पास पास है, लेकिन अंदर तरफ आ रहे तो रिंग्स बहुत दूर दूर दिखाई दे रही है। जब रिंग्स दूर होती है तो लकड़ी की डेंसिटी इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, लकड़ी का हमारे पास स्ट्रेंथ इतना अच्छा माना नहीं जाता। जितनी पास पास होंगी उतना ज्यादा डेंस लकड़ी मिलेगी और उतना ही ज्यादा बेहतर क्वालिटी ऑफ वुड मिलेगा। तो अगर ऐसा कुछ देखने को मिले आपके ट्री के अंदर, ठीक है, हमारे पास रैपिड ग्रोथ, जब तेजी से ग्रोथ होती है तो बहुत तेजी से लकड़ी के अंदर हमारे पास जो है वो मॉइस्चर आता है, बहुत तेजी से लकड़ी ग्रो करती है, तो बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन हमें एक रिंग के बीच में देखने को मिलता है। तो किसके से आता है ये हमारे पास, ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ द ट्री एनुअल रिंग्स बिकम्स वाइडर, वाइडर रिंग्स रिप्रेजेंट लेसर स्ट्रेंथ ऑफ द वुड। तो कोर्स ग्रेन डिफेक्ट एक्चुअली में दूर दूर या वाइडर रिंग्स को इंडिकेट करता है। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला जो पीस ऑफ वुड है हमारे पास, जैसा कि अगर हम इसको देखें तो हमारे पास यहां पर ये कहला रहा है डेड वुड। क्या मतलब होता है डेड वुड का, अगर हमारे पास कोई लकड़ी है और वो लकड़ी हमारे पास जो है वो अपने लाइफ कंडीशन में ही, अपने लाइफ कंडीशन में ही क्या हो जाए, खत्म होना चालू हो जाए। ठीक है, हमारे पास अगर वो अपनी लाइफ कंडीशन में ही खत्म होना चालू हो जाए, डेड होना चालू हो जाए, और फिर वो
पेड़ इसी तरह खड़ा रहे, और जब आप उसको काटो तो सूखे हुए पेड़ को काटने के बाद, डेड ट्री को काटने के बाद आपके पास जो वुड मिलेगा वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। टिम्बर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड स्टैंडिंग ट्री। देखो लकड़ी जो है, लकड़ी भी कब लाइव है और कब डेड है समझ में आना चाहिए। जिस लकड़ी या जिस पेड़ में बहुत हरे भरे पत्ते दिखाई दे रहे हो वो सब लाइव है, मतलब वो सब लिविंग है। क्यों? अभी भी पत्तियां ग्रो कर रही हैं, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, प्रोसेस चल रही है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रही है, ट्री ग्रो कर रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, मतलब सब कुछ लिविंग है। कभी कभी अंदर से सिचुएशन डेवलप होती है कि ट्री को पानी नहीं मिल रहा है, सूख जाता है, और सूखने के बाद पत्तियां झड़ जाती है। अब ये खत्म हो चुका है, ना मॉइस्चर आ रहा है, ना कुछ फूड पैदा हो रहा है, ना फल लग रहे हैं, कुछ भी नहीं, ट्री इज डेड। इस डेड ट्री को जब काटेंगे तो हमारे पास जो लकड़ी मिलेगी वो हमारे पास पहले से काफी हद तक सूखी हुई मिलेगी, हमारे पास काफी हद तक अंदर से जो है वो डेड मिलेगी, डिकेड मिलेगी। तो ऐसी लकड़ी इट इज जनरली रेडिश एंड लाइट इन वेट। तो ऐसे ट्री को हम, या ऐसे वुड को हम, ऐसे टिम्बर को कहते हैं डेड वुड। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट दैट वी हैव इज द शेक। शेक का मतलब क्या होता है कि हमारे पास हमारे नेचुरल फोर्सेस की वजह से, अब जरा देखो, पहले पहले इमेजिन कर लो, इसमें क्रैक की बात नहीं हुई, इसमें क्रैक की बात नहीं हुई, यहां भी 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 क्रैक की बात नहीं हुई, लेकिन हम पढ़ रहे हैं नेचुरल डिफेक्ट की वजह से। तो नेचुरल फोर्सेस की वजह से हमारे पास एक और सिचुएशन डेवलप हो सकती है जिसे कहते हैं शेक। अगर नेचुरल कंडीशंस ऐसी बने कि वो आपके लकड़ी के अंदर क्रैक लेकर आ सके, तो जो क्रैकिंग है वो कहलाती है आपके पास शेक। किसकी वजह से? नेचुरल फोर्स की वजह से। These are the crack patterns which partially or completely separate the fibers. किसकी वजह से आएंगे? ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द ट्री, या कभी कभी ट्री के गिर जाने की वजह से भी ट्री फट जाता है तो क्रैक आ जाते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या कहलाएगा? शेक कहलाएगा। शेक हमारे पास अलग अलग प्रकार के होते हैं, कप शेक, स्टार शेक, रिंग शेक, रेडियल शेक, हार्ट शेक। सबको एक एक करके देखते हैं क्या होता है हमारे पास। जरा जिस वाली सिचुएशन को इमेजिन करो, क्या दिखाई दे रहा है? ये वाला जो पोर्शन ऑफ वुड है आपके पास, जहां पर आपके पास आपकी ये जो एनुअल रिंग है, एनुअल रिंग के अलोंग अगर आपके पास कोई आपको क्या देखने को मिले, कोई आपके पास फाइबर सेपरेशन देखने को मिले, किसके अलोंग? रिंग के अलोंग। कभी कभी यहां भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, कभी कभी यहां भी हो जाएगा, कभी कभी यहां भी हो जाएगा। इट कैन बी ऑफ समवॉट लाइक दिस। ऐसे क्रैक जो हमारे पास सर्कुलर हो, ठीक है, और कहीं कहीं पर हो, पूरे में नहीं हो, कहीं कहीं से लकड़ी जो है वो हमारे पास सेपरेट हो एनुअल रिंग्स के अलोंग, तो ऐसे में हमारे पास जो डिफेक्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है हमारे लिए? कप शेक। अभी कैसे बन रहा होगा? जब भी हमारे पास कोई विंड का इफेक्ट आएगा, इमेजिन करना ये पेड़ की फाइबर्स हैं, सब चिपकी है आपस में। अगर विंड का ज्यादा इफेक्ट आया, जरा मेरी उंगली को देखना, अगर विंड का ज्यादा इफेक्ट आया तो ये उंगलियां आपस में एक दूसरे को सेपरेट कर देती है, ये सेपरेट कर देती है, ये सेपरेट, क्योंकि ज्यादा ये खींच नहीं सकती ना, तो ये ज्यादा खींच नहीं सकती, सेपरेट हो जाती। जैसे ये सेपरेट होती है तो ये जो हमारे पास फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स का आपस में सेपरेट होना along the annular ring, along the annual ring, वो जो हमारे पास डिफेक्ट होता है क्या कहलाता है? कप शेक कहलाता है। Here curved cracks are seen which separates the annual rings. This defect occur due to non-uniform growth of the tree, एक तो ये हो सकता है, due to excessive bending of tree during its growing stage. Excessive bending क्यों होगी? Due to wind. Due to its excessive bending of tree, ड्यू टू विंड, ठीक है, जिसकी वजह से फाइबर्स या लेयर्स जो है वो हमारे पास सेपरेट हो जाती है, और ऐसे कप टाइप के हमारे पास डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। ये सब छोटे छोटे कप टाइप के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्या कहलाते हैं? कप शेक। किसकी वजह से हो रहा है? हमारे पास कर्व्ड क्रैक बन रहे हैं जो एनुअल रिंग को सेपरेट करते हैं। या तो नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ होगी, तो कोई तेजी से ग्रो करना चाहेगा, कोई धीरे ग्रो करना चाहेगा, कोई ऐसे ग्रो करना चाहेगा,
तो नॉन यूनिफॉर्म की वजह से भी सेपरेट हो सकते हैं, या फिर विंड का इफेक्ट अगर ज्यादा हुआ तो एक्सेसिव बेंडिंग की वजह से भी हमारे पास जो है वो इस तरह का सेपरेशन देखने को मिल सकता है। अच्छा, कप शेक का ही मैं आपको एडवांस ज्यादा, अगर कप शेक ही बहुत ज्यादा हो गया तो वो कैसा दिखाई देगा? वो रिंग शेक दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? रिंग शेक दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा है इसमें? एनुअल रिंग के अलोंग अलोंग पूरा पीस ऑफ वुड सेपरेट हो गया। अगर कप शेक फॉर्म्ड ओवर द होल एनुअल रिंग, कप शेक पूरा एनुअल रिंग के अलोंग हो जाता है, इसी कहते हैं रिंग शेक। कप शेक का ही रीजन है, कप शेक का ही रीजन है, हर अलग अलग डायरेक्शन में हमारे पास अगर ये जो है वो ऐसे बेंड करता है तो उस वजह से हमारे पास जो है वो इतना पोर्शन ऑफ वुड कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है। मतलब कि जो हार्ड है और जो सॉफ्ट है ये दोनों आपस में सेपरेट हो जाते हैं। तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या कहा जाता है? रिंग शेक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? रिंग शेक कहते हैं। तो हमारे पास एक है स्टार शेक। शेप देखो जरा लकड़ी का, एक स्टार की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें देखने को क्या मिल रहा है? आपके पास बाहरी पोर्शन ऑफ द वुड क्रैक कर गया है और वो क्रैक कुछ गहराई तक गए हैं, ज्यादा गहराई में भी नहीं गए, कुछ ही गहराई तक, हो सकता है 2-3 लेयर तक जाए और फिर नहीं जाए। तो बाहर से अंदर की तरफ, बाहर बड़े क्रैक, अंदर तरफ पतले होते चले जाना, और सिर्फ हमारे पास कहां तक जा पाना? ओनली अप टू द सैपवुड। बार्क से सैपवुड तक ही जा पाने वाले क्रैक, बार्क से सैपवुड तक ही जाने वाले क्रैक, बाहर चौड़े अंदर पतले, ऐसे टाइप के क्रैक पैटर्न को कहा जाता है स्टार शेक। क्रैक एक्सटेंडिंग रेडियली, अंदर रेडियल डायरेक्शन में, फ्रॉम बार्क टू सैपवुड, क्या कहलाएगा? स्टार शेक कहलाएगा। क्यों होंगे भाई? आप बाहरी वाले हिस्से को बहुत ज्यादा हीटअप कर दो, बहुत ज्यादा हीटअप कर दो, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होगी, तो क्या होगा? हमारे पास लकड़ी यहां से मॉइस्चर लूज करके क्रैक कर जाएगी, और अंदर अंदर तक उसका इफेक्ट नहीं जाएगा, तो अंदर क्रैक पतले होते चले जाएंगे। दे अकर ड्यू टू एक्सट्रीम हीट और सीवियर फ्रॉस्ट। जब कड़ाके की बर्फ जमती है ना, तब भी यही होगा। बाहर बहुत ठंडा होगा, इसके अंदर पाए जाने वाला मॉइस्चर भी जमेगा, तो वो एक्सपांड करेगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होगा, तो फिर यहां से लकड़ी को फाइबर सेपरेट कर देगा, क्रैक कर जाएंगे, अंदर तक उस ठंड का इफेक्ट नहीं जाएगा। ऐसे में हमारे पास दे अकर ड्यू टू एक्सट्रीम हीट और सीवियर फ्रॉस्ट एक्शन ड्यूरिंग इट्स यंग एज। दिस क्रैक्स आर वाइडर आउटसाइड एंड नैरोवर इनसाइड। कुछ ऐसे दिखाई देंगे, बाहर तरफ ज्यादा चौड़े, अंदर तरफ आते आते हमारे पास पतले होते चले जाएंगे। आई क्या बात समझ में? तो दिस इज हाउ बेसिकली स्टार शेक वुड लुक लाइक। अगला है हमारे पास रिंग शेक, तो पढ़ लिया। रेडियल शेक। रेडियल शेक में क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे पास जब हम लकड़ी को सीजनिंग के लिए रख देते हैं, और अगर आपके पास सीजनिंग जो है वो धूप की वजह से हो रही है, तो वहां पर उस धूप के कारण हमारी लकड़ी के अंदर अगर श्रिंकेज, या फिर हमारे पास जो श्रिंकेज क्रैक डेवलप होना चालू हुए, या ज्यादा सीजनिंग हो गई नेचुरल कंडीशन में ही, आइडियल नेचुरल कंडीशन में ही, तो लकड़ी में ऐसे बहुत बारीक बारीक से क्रैक देखने को मिल जाते हैं। बाहर तरफ से अंदर तरफ आते हैं, रेडियली भी आएंगे, एनुअली भी, मतलब सर्कुलर, मतलब ये जो है वो सरकमफ्रेंशियल भी चलेंगे, फिर अंदर आएंगे, फिर चलेंगे, फिर अंदर आएंगे, ऐसे जो है वो हमारे पास मल्टीपल मल्टीपल पतले पतले क्रैक्स देखने को मिल जाते हैं। ये ऐसे पतले पतले क्रैक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि रेडियली और सरकमफ्रेंशियल दोनों डायरेक्शन में चलते हैं। तो ऐसे टाइप के जो क्रैक हमारे पास कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेडियल शेक कहलाते हैं। स्टार शेक के जैसे ही, बट बहुत फाइन और इरेगुलर है, एंड मोर इन नंबर ऑफ क्रैक, अकर्स ड्यू टू ट्री एक्सपोज टू सन फॉर ड्राइंग और सीजनिंग। ठीक है। दिस क्रैक्स एक्सटेंड फ्रॉम बार्क टू पिथ, बार्क से पिथ की तरफ चले जाएंगे, बट मूव रेडियली एंड अलोंग द रिंग बोथ, रेडियली भी चलते हैं और अलोंग द रिंग चलते हैं, दोनों डायरेक्शन में चलते हैं हमारे पास। ऐसे क्रैक को कहा जाता है रेडियल शेक। अनदर टाइप ऑफ शेक दैट वी हैव इज द हार्ट शेक। हार्ट शेक का डायग्राम मैं आपको बना के दिखाना चाहता हूं कि आपके पास जो पीस ऑफ वुड है वो कैसा दिखाई देगा।
ये लकड़ी आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगी, जिसमें कि आपके पास जो अंदर वाला रीजन है, हार्ट वाला रीजन, वहां पर क्रैक बहुत बड़े बड़े, और जैसे जैसे बाहर आते चले जाओगे क्रैक बहुत पतले होते चले जाएंगे। क्रैक अंदर तरफ वाइडर है, बाहर तरफ नैरोवर है। ऐसा क्यों हुआ? ये जब ट्री हमारे पास ग्रो कर रहा होता है और उसकी मैच्योरिटी एज को पार कर जाए, मतलब बूढ़ा भी होने के बाद मर भी जाए, और मरने के बाद जब इसमें से मॉइस्चर अपने आप रिलीज होना चालू होगा, तो मॉइस्चर जब रिलीज होगा तो अंदर का जो हार्डेस्ट पोर्शन है, जो ड्राइस्ट पोर्शन है, वो तुरंत क्रैक कर जाएगा, चटक जाएगा। जब चटकेगा तो जैसे जैसे मॉइस्चर कम होता जाएगा वो फैलता चला जाएगा, तो अंदर का हिस्सा पूरी तरीके से वाइडन हो जाता है, लकड़ी को अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। अब तुम ये लकड़ी को अगर तुम क्रैक करना भी चाहो, काटना भी चाहो, तो यहां से कट के यहां से कट के ये पूरा पीस ऑफ वुड अलग हो गया। 3 से 4 पीसेस में पूरी लकड़ी को डिवाइड कर देने वाले क्रैक्स, जो अंदर तरफ चौड़े और बाहर तरफ पतले होते हैं, ऐसे क्रैक्स को, ऐसे पैटर्न को कहा जाता है हार्ट शेक। हमारे पास फॉर्म्ड इन दी हार्ट वुड, अंदर वाले पोर्शन में, ओवर एज या डिकेड ट्री में देखे जाते हैं। क्रैक अंदर तरफ चौड़े और बाहर तरफ पतले होते हैं। क्रैक एक्सटेंड्स फ्रॉम पिथ टू सैपवुड थ्रू मेडुलरी रेस, फ्रॉम पिथ टूवर्ड द सैपवुड मेडुलरी रेस के अलोंग अलोंग चलते चले जाते हैं। फॉर्म्ड इन सेंटर ऑफ ट्री क्रॉस सेक्शन, पूरे ट्री को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इट अकर्स ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ इंटीरियर पोर्शन ऑफ द ट्री अप्रोचिंग मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी तक पहुंचते पहुंचते ये ऐसी सिचुएशन हमारे पास डेवलप हो जाती है। क्या कहलाता है? हार्ट शेक कहलाता है। हमारे पास अनदर डिफेक्ट दैट वी हैव इज द ड्रक्सीनेस। अगर वाइट डिकेड स्पॉट लकड़ी के ऊपर पड़ते हैं, अगर वाइट डिकेड स्पॉट लकड़ी को पड़ते हैं नेचुरली, तो उसे कहते हैं ड्रक्सीनेस। वाइट डिकेड स्पॉट्स आर फॉर्म्ड इन द हेल्दी वुड इज रेफर्ड एज ड्रक्सीनेस। और वहीं पर हमारे पास एक कहलाता है हमारा विच इज रेफर्ड एज फॉक्सीनेस। थोड़ा सा आगे चला गया। हाँ, एक कहलाता है हमारे पास डिकेड स्पॉट्स हैविंग येलो, रेड, ब्राउन, रेडिश ब्राउन, या ऐसे कोई भी स्पॉट्स हमारे पास लकड़ी पर देखने को मिलते हैं जो उसका नेचुरल कंडीशन नहीं है, तो ऐसे टाइप के डिफेक्ट को कहा जाता है फॉक्सीनेस। कहां पर होगा? ऐसी लकड़ियां जो दलदली इलाकों में अगर पैदा हुई हो, या आपने इन्हें प्रॉपरली स्टोर नहीं किया हो, ऐसी कंडीशन में आपको ऐसे डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। अकर्स ड्यू टू ट्रीज ग्रोइंग इन मार्शी लैंड, इट ऑल्सो अकर्स ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन ड्यूरिंग स्टोरेज, और हमारे पास डिकेड इन ओवर मैच्योर्ड इन स्टैंडिंग ट्री, जो लकड़ी बहुत ज्यादा लंबे समय से खड़ी हुई सड़ चुकी है पहले ही, ऐसी लकड़ी के अंदर भी हमें ऐसे टाइप का डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो रेडिश ब्राउन अगर मिले तो समझ जाना कि आपके पास फॉक्सीनेस है, व्हाइट डिकेड स्पॉट मिलते हैं समझ जाना ड्रक्सीनेस है। अनदर दैट वी हैव इज द अपसेट। अपसेट का मतलब क्या हो गया? लकड़ी ग्रो कर रही थी और लकड़ी ग्रो करते करते कोई ट्री कहीं पर गिरा, कोई ट्री कहीं पर गिरा, और गिरने के टाइम पे जो उसके फाइबर्स हैं वो फट गए। अब जब भी ट्री ग्रो करेगा तो वो फाइबर्स जो फट चुके हैं वो कभी भी जीवन में अच्छी तरह जुड़ नहीं पाएंगे। उनकी वजह से होने वाला डिफेक्ट क्या कहलाता है? अपसेट कहलाता है। रप्चर ऑफ द फाइबर्स विच आर कॉज ड्यू टू क्रशिंग और कंप्रेशन ड्यू टू इम्प्रॉपर फेलिंग और फास्ट ब्लोइंग विंड्स, क्या कहलाता है? अपसेट कहलाता है। दिखाई कुछ इस प्रकार से हमें हमारे ट्री के अंदर देगा। अगर बात करें अनदर वन इज विंड क्रैक, वही चीजें जो शेक में आ रही है हमारे पास, विंड की वजह से हमारे पास हमारे ट्री के अंदर श्रिंकेज आना, श्रिंकेज ऑफ द वुड फाइबर्स और सेपरेशन ऑफ द वुड फाइबर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ विंड इज नोन एज विंड क्रैक। हमारे पास हवा की वजह से भी ट्री फट सकता है, कहलाता है विंड क्रैक। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग तरह के हमारे डिफेक्ट्स थे जो कि नेचुरल फोर्सेस की वजह से हो सकते हैं। सभी को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, सारे ही पॉइंट्स एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। डू रिमेंबर इट और अपने पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करिएगा। सेशन को खत्म करने से पहले एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन, एसएससी जेईई 2023 के लिए वी आर ऑलरेडी रनिंग अ लाइव बैच, सार्थक बैच। स्टेट ए और जेईई एग्जाम के लिए, कोई भी स्टेट ए जेईई एग्जाम अगर आप फोकस करना चाहते हैं, विजय बैच विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर नॉन टेक्निकल पोर्शन आपका वीक है तो आप नॉन टेक के महापेक में अपने आप को एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ एसएससी जेईई 2023 के लिए वी ऑलरेडी लॉन्च द टेस्ट सीरीज को एक्सप्लोर करें और डू एनरोल फॉर द टेस्ट सीरीज अगर प्रिपरेशन बेहतर करना चाहते हैं तो। और यहां पर लेते हैं इस सेशन से विदा। आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा आपको सारी ही चीजें, और बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। कोई डाउट आता है तो डाउट सेशन के अंदर अपने डाउट्स पूछें। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन अप टिल हियर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।